नमस्कार दोस्तों, मैं आवेश पांडे जीएस पुराण में आज आपको एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो हम लोग घटना चक्र की एनसीईआरटी सार घटना चक्र की एनसीईआरटी की जो सार आती है, ठीक है, हिंदी मीडियम से उसको हम डिस्कस कर रहे थे। हमने पहले भी 2-3 वीडियो बना चुके हैं, आप उसको जाइए प्रीवियस ईयर के जो प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं उसको ज़रूर देखिए। उसके बाद आइए यहाँ पे इस वीडियो को देखिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के शेयर शेयर कीजिए और हम इस चैनल पे बहुत से इनिशिएटिव चला रहे हैं। एक घटना सार करंट अफेयर जो आता है, आपको पता है 6 मंथली करंट अफेयर है, वो भी इसमें पढ़ रहा है। एनसीईआरटी क्लास 6 एनसीईआरटी क्लास 6 क्लास की, ठीक है, हिस्ट्री वो भी इसमें पढ़ाई जा रही है हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल मीडियम से। आप सभी लेक्चर्स को देख सकते हैं, बहुत ही कम समय में है, 10 से 15 मिनट सभी वीडियोस हैं, इसको बहुत आसानी से देखा जा सकता है। ठीक है, तो आइए हम अपने लेक्चर्स को आज चालू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं खराब करेंगे। राष्ट्रवादी राष्ट्रवादियों की दृष्टि और योगदान, ठीक है, यहाँ से हम लोग को पढ़ना था। विजन एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ द नेशनलिस्ट। उपरोक्त सारी बातें भारत के विद्वानों, विशेषकर उनके लिए जो पाश्चात्य शिक्षा पाए हुए थे, पर भारी चुनौती बनकर आई। आप इसके पहले क्या लिखा है वो तो आपको पुराने लेक्चर में मिल जाएगा, ठीक है, आप सीरियल वाइज देख सकते हैं। वे एक और उपनिवेशवादियों द्वारा इतिहास को तोड़ मरोड़ कर भारत के अतीत की छवि धूमिल किए जाने से चिढ़े हुए थे। वहीं दूसरी ओर भारत के पतोन्मुख सामंती समाज और इंग्लैंड के फलते फूलते पूंजीवादी समाज के बीच घोर मतभेद देखकर दुखी थे। बहुतेरे विद्वान दृढ़ संकल्प के साथ मैदान में उतरे। उनका मिशन भारतीय समाज को सुधारना ही नहीं था, बल्कि यह भी था कि भारत के प्राचीन इतिहास का इस प्रकार पुनर्निर्माण किया जाए कि उसे समाज को सुधारने में और इससे भी बढ़कर स्वराज्य प्राप्त करने में सहारा मिले। ऐसे ऐसा करने में अधिकतर इतिहासकार तो हिंदू पुनर्जागरण की लहर में प्रभावित हुए, किंतु ऐसे विद्वानों की भी कमी ना थी जो तर्कनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ रुख अपनाए रहे। इंडो एरियंस नामक पुस्तक किसने लिखी थी? राजेंद्र लाल मित्र ने, आर एल मित्र, ठीक है, आर एल मित्र ने इंडो एरियंस नामक पुस्तक लिखी थी, आपसे पूछा जा सकता है। प्राचीन परंपरा के परम प्रेमी राजेंद्र लाल मित्र ने प्राचीन समाज को तर्कनिष्ठ दृष्टि से देखा और इंडो एरियंस नामक पुस्तक में लिखकर यह सिद्ध किया कि प्राचीन काल में लोग गोमांस खाते थे। ठीक है, ये आर एल मित्र कहते हैं कि प्राचीन भारत में गोमांस खाया जाता था। कुछ अन्य विद्वानों ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि अपनी विशेषताओं के बावजूद वर्ण व्यवस्था श्रम विभाजन पर आधारित उस वर्ग प्रथा में मूलतः भिन्न नहीं है जो यूरोप के प्राक औद्योगिक और प्राचीन समाजों में पाई गई। एक यह साक्ष्य के बारे में मतभेदों का और उसकी अलग अलग व्याख्या का न केवल सम्मान किया जाता है, बल्कि इसे शैक्षिक संसार के स्वास्थ्य विकास के लिए अत्यंत आवश्यक भी समझा जाता है। लेकिन किसी के अतीत के इतिहास को विकृत करने के बारे में मतभेद एक बिल्कुल अलग बात है। 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में कुछ विद्वानों ने प्राचीन भारत इतिहास को भारतीय दृष्टि से देखने का प्रयास किया। वे थे आर एल मित्र, आर जी भंडारकर, वी के राजवाड़े। भंडारकर और राजवाड़े ने दोनों ने महाराष्ट्र क्षेत्र के इतिहास के बारे में काम किया। उस क्षेत्र के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक इतिहास का पुनर्निर्माण किया। आरजी भंडारकर ने सातवाहनों के दक्कन के इतिहास का वैष्णव और अन्य संप्रदायों का इतिहास का पुनर्निर्माण किया। ये महान समाज सुधारक थे। इन्होंने शोधों से विधवा विवाह का समर्थन किया, जाति प्रथा और बाल विवाह की कुप्रथा का खंडन किया। लेकिन इतिहास के साम्राज्यवादी संस्करण को वास्तविक चुनौती 20वीं शताब्दी के पहले 25 वर्ष में मिली। 20वीं सदी के प्रारंभ के कुछ प्रमुख इतिहासकार थे के पी जायसवाल, के एल नीलकंठ शास्त्री, टी बी महालिंगम, एस सी राय, आर के मुखर्जी, डी आर भंडारकर, एस सी राय चौधरी, आर सी मजूमदार, पी वी काड़े और ए एस अल्टेकर कहा जाता है, ए एस अल्टेकर, सॉरी,
डी.आर. भंडारकर ने प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण निर्माण पूरा लेखकों और सिक्कों के साक्ष्य के आधार पर किया था। सिक्कों के आधार पर इतिहास का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक कहलाता है। याद रखिएगा, जो स्टडी ऑफ कॉइन्स, सिक्कों के आधार पर जब इतिहास की स्टडी की जाती है उसे न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है, तथा पूरा लेखकों के आधार पर इतिहास का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। अशोक और प्राचीन भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में उनकी पुस्तकों से उन अनेक भ्रांतियों का निवारण करने में सहायता मिली जो साम्राज्यवादी इतिहासकारों द्वारा उत्पन्न की गई थी। राजनीतिक विचारों और संस्थाओं के क्षेत्र में साम्राज्यवादी विचारधारा को सबसे बड़ी चोट के.पी. जायसवाल 1881 से 1937 तक द्वारा पहुंचाई गई। मतलब ये उनका जीवन का कालखंड है। ठीक है, 1924 में प्रकाशित अपनी पुस्तक हिंदू पॉलिटी में जायसवाल ने इस भ्रांति को प्रभावशाली ढंग से धराशायी कर दिया कि भारतीयों के कोई राजनीतिक विचार नहीं थे और उनकी कोई राजनीतिक संस्थाएं नहीं थी। साहित्यिक पुरालेखीय स्रोतों के उनके अध्ययन से यह प्रदर्शित हुआ कि भारत कोई निरंकुशतावादी देश नहीं था, जैसा कि साम्राज्यवादी इतिहासकारों द्वारा प्रचारित किया गया था। वंशगत राज्य पद्धति के अलावा भारत में ऋग्वेद के काल से ही गणतंत्रों की एक समृद्ध परंपरा रही है। उन्होंने प्रमाण पूर्वक यह दर्शाया कि ब्रिटिश इतिहासकारों के विचारों के विपरीत भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन प्रणाली तत्कालीन विश्व के अन्य किसी भी भाग की तुलना में कहीं अधिक विकसित थी। जायसवाल की पुस्तक हिंदू पॉलिटी के प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में आज तक लिखी गई सबसे अधिक महत्वपूर्ण पुस्तकों में से एक मानी जाती है। विदित है, हिंदू पॉलिटी जो कि 1924 में जायसवाल ने गणतांत्रिक प्रशासन का जो स्वरूप प्रस्तुत किया, उस पर UN घोषाल, जो कि 1886 से 1969 तक के बीच में रहे, सहित बहुत से लेखकों ने कुछ आपत्तियां की हैं। फिर भी गणतांत्रिक प्रयोग के प्रथा के बारे में उनकी मूल धारणा व्यापक रूप से मान ली गई और उनकी अग्रणी कृति हिंदू पॉलिटी क्लासिक रचना मानी जाती है। एच.सी. राय चौधरी, जिनका कालखंड दे रखा है, ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया में महाभारत के युद्ध के समय से लेकर गुप्त साम्राज्य के समय तक के प्राचीन भारत के इतिहास का पुनर्निर्माण किया और वी ए स्मिथ द्वारा उत्पन्न किए गए भ्रम के बादलों को लगभग पूरी तरह साफ कर दिया। आर.सी. मजूमदार ने को भारतीय इतिहासकारों में सबसे वरिष्ठ इतिहासकार समझा जाता है। वह बहुसर्जक लेखकों में से एक थे तथा उन्होंने भारतीय इतिहास के लगभग हर पहलू पर लिखा है, जिसमें से 11 खंडों में प्रकाशित हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इंडियन पीपुल के महासंपादक थे। उन्होंने प्राचीन भारत से स्वतंत्रता संग्राम तक के इतिहास के बारे में कई पुस्तकें लिखी हैं। के.ए. नीलकंठ शास्त्री, जिनका समय 1892 से 1975 तक है, शास्त्री ने दक्षिण भारत के इतिहास को समझने में भारी योगदान दिया। अ हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया और अ हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया जैसी उनकी पुस्तकें उनके प्रखर विद्वता के अनुपम उदाहरण है। आर.के. मुखर्जी, जिनका कालखंड 1886 से 1964 है, शायद इसी दृष्टि से विशिष्ट लेखकों में से एक थे कि वह कठिन से कठिन विषयों को सरल भाषा में व्यक्त कर सकते थे। हिंदू सिविलाइजेशन, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, फंडामेंटल यूनिटी ऑफ इंडिया जैसे उनकी पुस्तकों ने भारत के सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक इतिहास को न केवल ठोस आधार प्रदान किया बल्कि उसे एक सामान्य पाठकों की समझ के योग्य बना दिया। पी.वी. काड़े 1880 से 1972 का जो उनका समय है, पी.वी. काड़े संस्कृत के एक महान विद्वान थे। हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, विशेष तथ्य के बारे में जान लेते हैं। हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र की रचना किसने की? पी.वी. काड़े ने की। यह एक विशेष कोर्स है जिसमें 5 खंड तथा 6000 से अधिक पन्ने हैं। यह सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक नियमों, कानूनों और प्रथाओं से संबंधित कृतियां हैं। ठीक है, इन महान विद्वानों के योगदान से ईसाई धर्म प्रचारकों और साम्राज्यवादी इतिहासकारों द्वारा फैलाई गई धुंध को साफ करने में सहायता मिली। ठीक है,
अब मार्क्सिस्ट विचारधारा देखते हैं, स्कूल ऑफ हिस्ट्री। मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ हिस्ट्री क्या कहती है? मार्क्सवादी इतिहास के सार्वभौम नियमों और चरणों में विश्वास करते हैं। उनका मानना है सभी समाज इतिहास के कम से कम 5 चरणों से गुजरते हैं। ठीक है, ये मार्क्सिस्ट कहते हैं। पहला चरण है आदिम साम्राज्यवाद, दूसरा दासता, तीसरा सामंतवाद, फिर पूंजीवाद, फिर साम्यवाद। ठीक है, ये चरण कार्ल मार्क्स एफ एक मिनट बताना पड़ेगा जी, एफ एंजल्स ने परिभाषित किए थे, जो साम्यवाद के प्रतिपादक थे। डब्ल्यू एफ हेगल 1770 से 1831 के बीच में जब थे, एक महान वेस्टर्न फिलोसफर थे। प्रारंभ में हेगल का विचार था कि भारत को सामान्य रूप से एक पूर्वी देश के रूप में दर्शन शास्त्र के इतिहास से बाहर रखा जाना चाहिए। तथापि हेगल को अनेक लेखकों के आलोक में बड़ी अनिच्छा पूर्वक यह स्वीकार करना पड़ा कि भारत की अपनी एक दार्शनिक सिस्टम में प्रणाली है और उसका इतिहास अत्यंत प्राचीन है, लेकिन उसने स्पष्ट रूप से इसे यूनान रोम के दर्शन शास्त्र से घटिया स्तर का माना। इसी प्रकार मार्क्स को भी भारत के बारे में बड़ी छिछली जानकारी थी और वह वस्तुतः जाति पूर्वाग्रहों एवं स्वार्थों से मुक्त नहीं था। मार्क्स भारत को ब्रिटेन द्वारा दास बनाए जाने का समर्थक था और उसने भारत को एक बिना इतिहास वाला पिछड़ा और असभ्य देश कहकर उसकी अपेक्षा की। मार्क्स ने 1853 में लिखा, इस प्रकार भारत पराजित होने से नहीं बच सकता था और भारत का संपूर्ण पिछला इतिहास यदि कुछ है तो उन उत्तरोत्तर पराजयों का इतिहास है जो उसने झेली है। ठीक है, भारतीय समाज का कोई इतिहास नहीं है, कम से कम कोई ज्ञात इतिहास नहीं है। हम जिसे इसका इतिहास कहते हैं वह केवल इसके उत्तरोत्तर आक्रमणकारियों का इतिहास है, जिन्होंने इस अप्रतिरोधकारी और अपरिवर्तनशील समाज की निष्क्रियता के आधार पर अपने साम्राज्य स्थापित किए थे। भारत में ब्रिटेन के शासन के दौरान हेगलवादी और मार्क्सवादी विचारधारा का एक तरह से कोई अस्तित्व नहीं था, लेकिन भारत के स्वतंत्र होने के बाद इतिहास लेखन की मार्क्सवादी विचारधारा एक सर्वाधिक प्रभावशाली और प्रमुख विचारधारा बन गई। परिणामतः आदिम साम्यवाद, दासता, सामंतवाद, पूंजीवाद अर्थात मार्क्स और एंजल्स द्वारा प्रतिपादित इतिहास के विभिन्न चरणों को भारतीय इतिहास पर भी लागू किए जाने लगा। साम्राज्यवादी विचारधारा की भांति मार्क्सवादी विचारधारा को भी भारतीय सभ्यता में कोई और अच्छी चीज दिखाई नहीं देती है। मार्क्सवाद विचारधारा के अनुसार कुषाण काल भारत के इतिहास का स्वर्णिम काल है, सातवाहना अथवा गुप्त काल नहीं। गुप्त वंश के, ये आपसे बहुत इंपॉर्टेंट जान लीजिएगा कि मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन के हिसाब से जो कुषाण थे, जो कनिष्क समय का पीरियड जो था काफी बेहतर था, ना कि गुप्त और सातवाहना का। ठीक है, गुप्त वंश के समय से कोई 12वीं शताब्दी में मुसलमानों के विजय तक के काल को सामंतवाद का युग अर्थात अंध युग यानी डार्क एज कहा गया, जिससे हर चीज का पतन हो गया था। लेकिन तथ्य तो यह है कि राजनीतिक उथल पुथल के बावजूद इस तथाकथित अंध युग में साहित्य, विज्ञान, कला, स्थापत्य, अर्थव्यवस्था आदि के क्षेत्रों में चहुमुखी विकास हुआ। मार्क्सवादी इतिहासकार सामाजिक और धार्मिक विचारों, रीति रिवाजों और प्रमुख संस्थाओं के आर्थिक आधार पर व्याख्या करने पर जोर देते हैं। दामोदर धर्मानंद कौशाम्बी को इस विचारधारा के अग्रदूत यानी कि डी कौशाम्बी अग्रदूतों में से सबसे पहला व्यक्ति कहा जा सकता है। कुछ प्रमुख मार्क्सवादी इतिहासकार रहे हैं D.R. चन्ना, R.S. शर्मा, रोमिला थापर, इरफान हबीब, बिपिन चंद्रा, सतीश चंद्रा। इतिहास की मार्क्सवादी योजना में मार्क्सवाद एक आदर्श विचार तथा सोवियत संघ का एक आदर्श राज्य था। ठीक है, सोवियत संघ के टूटने और मार्क्सवादी राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था के लगभग तिरोभाव के बाद मार्क्सवादी इतिहासकारों को इसके पतन के कारणों की व्याख्या करने में कठिनाई आ रही है। ठीक है, तो हमने यहाँ पढ़ लिया
10 से 15 मिनट का वीडियो होना चाहिए था। अब हम कल पढ़ेंगे द रिलेवेंस ऑफ स्टडी ऑफ हिस्ट्री इन प्रेजेंट टाइम्स। आज के समय हमको इतिहास को क्यों पढ़ने की आवश्यकता है, जो बीत चुका है, इसको हम नेक्स्ट क्या कहते हैं अगले दिन देखेंगे। तब तक इस वीडियो को आज से हम समाप्त करते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, जीएस पुराण को एक बड़ा चैनल बनाने में अपना योगदान दीजिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।